जिनकी माँ हूँ वो भी मेरा इतना ही साथ देते हैं, और जो मेरी माँ है वो भी मेरा आज भी उतना ही साथ देती है। कई बार जो चाइल्ड होते हैं वो ऐसा फील करते हैं कि हमारे ऊपर ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है। जैसे एक बहुत छोटा बच्चा जिसे 24 घंटे माँ चाहिए। Hello everyone, welcome back to SGSH publication. Today again we are having Harpreet Singh ma'am with us. She is now not giving as an author. She is the participant of the Mother's Special Story Writing Competition. So first of all, heartiest congratulations, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया था और आपने बहुत अच्छी कहानी लिखी थी और उसमें छोटी सी पोएम भी लिखी थी। तो पहले तो बताइए कि आप कैसे हैं। मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? और बहुत खुशी हो रही है मैं दोबारा भी से फिर ठीक आपके हूँ। साथ जुड़ करके। जी बिल्कुल, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अभी हमने रिसेंटली आपकी थर्ड बुक के लिए लिया था इंटरव्यू और उसके बाद आज मदर्स डे के लिए ले रहे हैं। तो मतलब आपकी जो स्टोरी थी उसमें बताया था कि आपकी मॉम मतलब आपकी मदर के साथ से कोई माँ जितना ही रिलेशन नहीं है, उससे बहुत बहुत बढ़ के है। तो पहले अपनी स्टोरी के बारे में बताइए, वो आपने क्या लिखा था और क्या सोच के लिखा था उस स्टोरी के बारे में। मैंने उस स्टोरी में एक तरीके से एक्सप्लेन किया था कि जो एक मदर होती है ना, वो अपने बच्चे का बैकबोन होती है। तो मैंने उसमें अपनी मम्मी को एज अ माय बैकबोन एक्सप्लेन किया था। और वो इसलिए क्योंकि मेरे हर अच्छे वक्त बुरे वक्त इसमें तो मतलब माएं साथ देती हैं नेचुरली, सभी की ही देती हैं। बट एक होता है कि वो आपको स्टेबल कर देती हैं एक जगह पर कि हाँ अब ये आपका बुरा टाइम आया है। अब आप यहाँ पर अब थम जाओ, रुक जाओ, ठीक है, स्टॉप कर लो अपनी जर्नी को। लेकिन कुछ माएं होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, आपको बताती हैं कि ये आपका आखिरी पड़ाव नहीं है, या ये आपके जीवन में होने वाली कोई ऐसी घटना नहीं कि यहीं आपको थम जाना है। नहीं, इसे एक बुरा सपना समझो और मूव ऑन, आगे की तरफ बढ़ो। हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचो, नया सोचो। कुछ जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि एज अ मदर मेरी मम्मी ने मुझे जितना सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने भी मुझे उतना ही सपोर्ट किया है। तो मेरे पास ये दोनों प्लेजर हैं कि मैं जिनकी माँ हूँ वो भी मेरा इतना ही साथ देते हैं, और जो मेरी माँ है वो भी मेरा आज भी उतना ही साथ देती है। तो ये मेरे जीवन में मैं कहूंगी कि मैं ब्लेस्ड हूँ इस बात से कि मेरे जीवन में ये दोनों पड़ाव जो हैं, मेरा माँ होना और मेरी माँ का होना, ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं कि मैं आज इस जगह पर आपके साथ इस मंच पर अपने विचारों को साझा कर पा रही हूँ। नहीं तो शायद कभी बहुत हम्म। पहले कहीं होता कि अरे अब तो 40 क्लियर हो चुका है, भाई अब लाइफ खत्म है, अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब नहीं सोच सकते। लेकिन नहीं, आप जो सोच सकते हो उसे आप अपनी लाइफ के किसी भी पड़ाव पे जाकर के पूरा कर सकते हो। और इसमें जो सबसे बड़ा साथ होता है वो आपकी फैमिली का होता है। तो मेरी फैमिली भी मेरा उतना ही साथ जी। दे रही है, और मेरी मदर ने भी। तो इसी को मैंने एक्सप्लेन बिल्कुल। किया। बढ़िया। वही मैं सोच रही थी कि मतलब इंटरव्यू लेने से पहले कि आपकी आप भी एक मदर है और आपकी भी मदर है, तो वो एक्सपीरियंस जब दो एक्सपीरियंस मिलते हैं तब वो बहुत ज्यादा जब हम कोई भी स्टोरी अपने अनुभव से लिखते हैं तो वो बहुत ज्यादा मायने हो जाती है। और आज के इस युग में एआई और जैसे बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं जहां हमें जो रियल चीज होती है वो समझ में नहीं आता है। हम सब जो दूसरे वर्ल्ड है उससे कॉपी कर रहे हैं, बट जहाँ ये इमोशंस आते हैं वहां ये सारा थम जाता है। तो जैसे कि हमने देखा है कि मदर्स हमेशा स्ट्रांग होती है, वुमेन्स तो होती ही है, बट जब उसमें शब्द लग जाए माँ, मदर, मम्मी, तो वो शब्द बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो आपका क्या मानना है कि ये वर्ड इतना जब मॉम के साथ मिलता है तो इतना स्ट्रांग क्यों हो जाता है? मदर्स इतनी पावरफुल स्ट्रांग क्यों हमेशा अपनी चाइल्ड के सामने होते हैं? एक्चुअली क्या होता है, जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हम बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं, हम बहुत ही प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रहते हैं। हमारी मदर जो थी वो हमें फुल प्रोटेक्ट करती है। इवन देन की मैं कहूंगी कि मैं आज इस एज ग्रुप में भी हूँ, और मेरी मम्मी जो ओल्ड एज में है, जिनके लिए शायद अपने आप को प्रोटेक्ट करना उतना पॉसिबल नहीं है,
वो भी आज हम तीनों भाई बहनों को प्रोटेक्ट करने में लगी रहती है। तो वो ये भूल जाती कि उनका एज ग्रुप क्या है। वो सोचती है जैसे मैं अगर कहीं जाऊं, मान लीजिए सफर में ही जाऊं, तो मेरे बच्चे मुझे कॉल करें या नहीं करें, मेरी मम्मी का पहला कॉल आता है, कहाँ पहुंची, कुछ खाया कि नहीं खाया, क्या किया। आज के बच्चे इससे इरिटेट होते हैं, बट जब आप हमारे एज ग्रुप में पहुंचोगे तो आपको लगेगा कि आपको किसी का ये पूछना इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आप जहां पर जा रहे हो हम्म। आज भी कोई आपसे पूछने के लिए बैठा है कि क्या तुमने खाना खा लिया। एक माँ जो होती है उसका काम होता है पूरे घर को खाना खिलाना, लेकिन उसको कौन पूछ रहा है, उसकी माँ पूछ रही है तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, तुमने ठीक से सोया कि नहीं सोया, तुम्हारी चीजें ठीक है कि नहीं। यानी आज भी मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास कोई है जो मुझसे पूछ रहा है कि क्या तुम ठीक हो। तो ये प्रोटेक्शन बहुत बड़ा है एक बच्चे के लिए एज अ चाइल्ड। और यही प्रोटेक्शन आगे से मैं अपने बच्चों को देती हूँ। मैंने शायद एक दिन एक चीज शेयर भी की थी कि मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं जब अपनी वर्किंग प्लेस से घर आती हूँ तो मैं विद इन 5 मिनट्स मुझे थॉट आता है कि मेरे दोनों बच्चे बाहर रहते हैं, मैं उनको कॉल करूं और पूछूं कि क्या तुम ठीक हो, तुमने खाना खाया। और अगर पॉसिबल नहीं है, वो ऑफिस में है कि मैं कॉल कर सकूं, तो मैं उनको एक मैसेज ड्रॉप करती हूँ कि तुम लोग ठीक हो। सेम वर्क जब मैं स्कूल से घर आती हूँ मेरी मम्मी मेरे लिए करती है। और एक दिन ना मुझे बहुत शेम फील हुआ इस बात को लेकर के, और मैंने अपनी फ्रेंड से शेयर किया कि मुझे ये शर्म आ रही है कि मैं जब उस जगह पर थी तो मैं ये नहीं सोच रही कि क्या मेरी मम्मी ठीक है, मैं सोच रही हूँ क्या मेरे बच्चे ठीक है। और सेम बात मेरी मम्मी मेरे लिए सोच रही है। तो आज से मुझे भी ये बात हम्म। तुरंत मम्मी के लिए। और रही बात हम्म। प्रोटेक्टिव होना, तो एक माँ के लिए अपने बच्चे के लिए हमेशा ओवर प्रोटेक्टिव होती है, और कहते हैं ना कि वो शेर से भी भिड़ जाएगी अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो हमने जैसे हाँ। 9 महीने अपनी कोख में रखा है ना, तो उस समय हमें ये लगता है कि मैं उसके सामने कुछ नहीं हूँ और वो मेरे लिए सब कुछ है। तो ये जो चाह, ये शायद कहीं से इंटरनल भगवान ही आपके अंदर बना देते हैं। तो आप अपना प्रोटेक्शन भूल करके बिल्कुल। भी ना बच्चों के बारे में सिर्फ सोचते हैं। और खास तौर पे आपने खुद कैसे अपनी माँ को देखा है, बहुत सारे गुण आपके अंदर वो आते हैं और बहुत सारे गुण आपके अंदर अपने होते हैं, तो दोनों मिलाकर के मुझे लगता है हर मदर पहले वाली मदर से ज्यादा बेटर बनने की कोशिश करती है। हाँ, ये अलग है कि अभी सब लोग वर्किंग हाँ। हो चुके हैं, थोड़ी सी लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो रही है, बट फिर भी माँ माँ ही होती है। हम्म। बहुत सही कहा। और कई बार ऐसा होता है कि ओवर प्रोटेक्टिव होना भी अच्छी बात नहीं होती है। कई बार जो चाइल्ड होते हैं वो ऐसा फील करते हैं कि हमारे ऊपर ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है, तो उनको ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा ओवर हो जाता है, तब हमें वो जो प्यार होता है वो दूसरी तरफ इरिटेशन की ओर लेके जाती है। तो ये ओवर प्रोटेक्टिवनेस होती है, वो क्या चीज होती है और ऐसा चाइल्ड को क्यों फील होता है कि ये ओवर हो रहा है अभी? क्योंकि देखिए आप जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो आपको ना अपने दायरे बदलने होते हैं। जैसे एक बहुत छोटा बच्चा जिसे 24 घंटे माँ चाहिए, फिर वो थोड़ा बड़ा हमें उसे छोड़ना है, फिर वो स्कूल जा रहा है हमें उसे थोड़ा और ज्यादा छोड़ना है, फिर वो थोड़ा और बड़ा हो रहा है हमें उसे थोड़ा सा और छोड़ना है। तो किस समय कितना पकड़ना है और कितना छोड़ना है, यही एक बहुत छोटा सा दायरा है। अगर हमने इसका ध्यान रख लिया तो कहीं से भी कोई भी चीज ज्यादा और कम नहीं होती, बल्कि वो बैलेंस्ड होती है और आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। एटलीस्ट कोई भी माँ बाप हम्म। होते हैं वो अपने बच्चे को बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, खासतौर पे जैसी मैं हूँ उससे तो बेस्ट ही होना चाहिए। हम्म। तो यही हमारा ट्राई होता है कि हम अपने बच्चे को बेस्ट बनाएं। इसके अलावा और कुछ हम ट्राई नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन कभी कभी बेस्ट बनाने के हम्म। चक्कर में हम उन्हें ओवर सिखाने लग जाते हैं, ओवर लर्निंग करते हैं। जैसे अब आजकल के जमाने में मैं तो छोटे बच्चों की एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, फोर्थ और फिफ्थ के बच्चों के लिए आकर के पेरेंट्स पूछते हैं मैम इसको ना मैंने आईआईटी कराना है, कौन से वाले कोचिंग में डाल दूं। उस समय ना हमें इतनी तेज गुस्सा आती है कि एक बच्चा है, उसका बचपन है, उसे जी लेने दो पहले, उससे सोच लेने दो कि उसको क्या हम्म। करना है। कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा एक ही हाँ। चीज बने।
अब आप देखो, आप एक पब्लिशर बन गए हो, बहुत आज के जमाने में तो कैरियर पाथ इतना बड़ा है, बस आपको एक्सप्लोर करना है कि आपको क्या बनना है। उस जगह पर वो प्रोटेक्टिवनेस बच्चों को बहुत खलती है। आज के जमाने में पेरेंट्स सब कुछ आपकी लाइफ में तय कर देते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ। बाकी तो ये है कि हाँ, हम आपको जितना सुरक्षित, जितना सेफ वातावरण दे सके, जितनी सेफली हम अपने पास में आपको रख सके, वो तो सबसे अच्छा है, वो तो सभी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, ये है कि इतना सेफ कर लें कि आप दुनिया को एक्सप्लोर ही ना कर पाए, तो वो भी चीज बुरी है। तो हर चीज बैलेंस्ड, ये बैलेंस चलना चाहिए, और बैलेंस में सब अच्छा है। ये बराबर है। हम जब पहले ऐसा बहुत होता था कि जब छोटे होते तब से ही हमें बताया गया था कि ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। और आज भी कहीं ना कहीं वो रूल्स तो वैसे ही है कि ये ऐसा ही होना चाहिए, ये वैसा ही होना चाहिए। बट फिर भी अभी धीरे धीरे चेंज आ रहा है, लेकिन आधे लोग सुनते नहीं है, वो ऐसा अनसुना कर देते हैं और फिर अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। और ऐसे ही आप क्या 5 टिप्स देना चाहेंगे पेरेंट्स को और जो चाइल्ड है उसको, कि ये आपको मतलब सामने वाले को एज अ मदर को समझने के लिए ये चीज जरूरी है। तो आप क्या पेरेंट्स को 5 टिप्स एडवाइस देना चाहेंगे और चाइल्ड को कि उनको क्या और मैं समझना चाहिए जहां अपने तक पेरेंट्स सोचती को। हूँ कि मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि मैं किसी को टिप्स दे सकूं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने गोल्स होते हैं। बट फिर भी एक जो चीज होती है कि हाँ, हमने क्या किया। और मेरे बच्चे मेरी नजर में, वैसे सभी के बच्चे सबकी नजर में बहुत अच्छे होते हैं, मेरे बच्चे मेरी नजर में बहुत ही अच्छे हैं। तो मैंने उनके लिए क्या किया, मैं ये बता सकती हूँ, और अगर किसी को अच्छा लगे तो वो अपनी लाइफ पे उसको कर सकता है। हमारे यहाँ हम लोगों ने थोड़े से स्ट्रिक्ट हुए और थोड़े से लूज भी हुए, दोनों जगह हम्म। पे हमने कोई चीज ओवर नहीं करने की कोशिश की। इतना नहीं किया कि आपको बिल्कुल ही छोड़ दिया, आप क्या जो मन में आए आप वो कर लो और हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा वाले रूल हमारे यहाँ कभी नहीं थे। हाँ, स्क्रीन टाइम से हमने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की। और इसमें मैं ये कहूंगी कि हमारा योगदान कम रहा, हमारे बच्चों का योगदान ज्यादा रहा। हमारे बच्चों ने खुद ही अपने आप को उन चीजों के लिए चुना कि नहीं, हम ये चीजें इससे ज्यादा नहीं करनी है। कहीं कहीं ये भी होता है कि आप तो बहुत अच्छी बातें सोचते हो, बट आपके बच्चे ही नहीं सुन पा रहे, तो आप कुछ नहीं कर पाते उस जगह पे। माँ बाप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं सुन रहा। तो ये चीज, तो मैं ये कहूंगी कि हाँ, मैंने क्या अच्छा किया, मेरे बच्चों ने ही वो अच्छे थे कि उन्होंने उन चीजों को माना। और थर्ड, न्यूट्रिशन की आज के जमाने में बहुत जरूरत है। तो आप घर का खाना बना हम्म। करके, उन्हें घर का खाना खिला करके, और हर चीज खिला करके, हर चीज मतलब हर चीज, हाँ। तो वो एक आदत बहुत अच्छी आदत होती है, ताकि आप जीवन में जब भी कभी कहीं भी जाए उस जगह के हिसाब से ढल जाए। क्योंकि अगर आपने ऐसी आदतें हम्म। डाल रखी हैं कि आप अपने आप को हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना नहीं आपको आ रहा है, तो फिर आप कहीं भी। और दूसरी बात, चाहे आपका बेटा है चाहे आपका बेटी, उससे पूरी काम करने सिखाना चाहिए। ये चीज बिल्कुल, जो ये आज अभी भी चलता है ना कि बेटियों को सिखाया बेटों को नहीं सिखाया, नहीं, दोनों को सिखाना है। हम्म। सब कुछ सिखाना है कि आपको अपनी लाइफ कैसे आगे जाके सरवाइव करनी है। और जो आपका बेटर हाफ भी आएगा उसके साथ आपकी शेयरिंग उतनी ही होनी चाहिए। और मेरे तो दो बेटे हैं, हम्म। तो सबसे पहला काम, अगर आपके पास बेटे हैं तो उन्हें दूसरों बेटियों को रिस्पेक्ट करना सिखाना है। और अगर हमारे पास बेटियां हैं तो उनके लिए मेरी एडवाइस है कि रिस्पेक्टफुली रहना सिखाना है आज के जमाने में, सबसे पहली बात। जो मुझे लगता है कि हम्म। ये चीज शायद अब हमारे समाज में, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में ये चीज बहुत ही अगर कहूँ तो मिसगाइडेंस है कि क्या है। लोगों को लगेगा कि हाँ, मैं ऐसी बात क्यों बोल रही हूँ, लेकिन ये चीज हो रही है। तो बहुत सारी ऐसी गंदी आदतें जो हम नहीं चाहते थे हमारे बेटों को पड़े, वो लोगों की बेटियों को पड़ जा रही है। तो उन चीजों से हमें अपने बेटा बेटी दोनों को बचाना है। और बहुत ही रिस्पेक्टफुली हम्म। रहना और रिस्पेक्ट करना, सबसे पहला काम। और सबसे बड़ी बात है, एक गुड ह्यूमन बीइंग बनना। आप कुछ भी बनो, लेकिन एक अच्छे इंसान होना बहुत जरूरी है। और आज के जमाने में
ईएमआई के चक्कर में ना पड़ के बचत करना। अगर हाँ। आपने ये सिखा दिया ना अपने बच्चों को, मुझे आज भी याद है, मैंने अपने बच्चों को हर दिवाली पर एक गुल्लक गिफ्ट की। हर दिवाली पर मैं हर धनतेरस पे जब सब सामान हम्म। लाती थी तो एक की गुल्लक हर दिवाली पर मैं लाती थी। और मैंने अपने बच्चों को उनका नाम लिख लिख करके उनकी गुल्लक गिफ्ट करती थी। और वो हर दिवाली पे वेट करते थे कि गुल्लक आएगी। और उन्होंने साल भर अपने पैसे इकट्ठा किए, और हमने फिर उसको अकाउंट में उनके डाला। ऐसे करते 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 न जाने कितनी दिवालियां बीती। और आज भी उनके अंदर वो सेविंग हैबिट्स। मेरे बच्चे मुंह खोल के, मम्मी नहीं लेना है क्रेडिट कार्ड, हमें बचाना है। ये बताओ कैसे बचाएं। तो ये हैबिट्स होना बच्चों के अंदर आज के जमाने में बहुत जरूरी, क्योंकि अब ईएमआई का जमाना है। और हर बच्चा सब कुछ बड़ा से बड़ा करना चाहता है। तो आप बड़े बनिए अपने विचारों से, बड़े बनिए अपने आप में, ना कि पैसों से, गाड़ी से, बंगले से। वो तो जब आप सब कुछ अच्छा करेंगे तो अपने आप ही आपको हासिल हो जाएगा, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। ये आपने बहुत सही बताया है कि आज ज्यादातर लोग ईएमआई के चक्कर में जी रहे हैं, और ऐसा बताया भी जाता है कि आप उधार लेना पहले बुरी बात थी, बट अभी इतना वो नहीं है, क्योंकि हम दूसरी जगह देखते हैं वो उधार लेके बिजनेस या जो भी करते हैं। बट मैं भी ऐसा मानती हूँ कि कभी भी कोई भी काम उधार लेके ना करे, किसी का एक रुपया भी कभी भी बाकी ना रखे, क्योंकि वो आज नहीं तो कल वो बढ़ता ही जाएगा, 1 से 10 होने में टाइम नहीं लगेगा। और 1 से 10 होने भी, जो दूसरे सामने वाले वो होने भी नहीं देंगे, तो फिर वो बहुत जर्नी लंबी और बहुत अलग ही हो जाती है, हमने क्या सोच के लिया होता है। और ऐसा होता है कि एक बार हम उधार ले ले, फिर ऐसा लगता है कि बाद में देंगे, अभी तो बार बार ले सकते हैं, फिर हम एक चीज के लिए लेते हैं तो हम बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए लेना चाहेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा ट्रैप है, और सभी पेरेंट्स को इससे तो बचना ही चाहिए, पहले तो पेरेंट्स को खुद बचना चाहिए, और उसके बाद अपने चाइल्ड को ये चीज से बचाना चाहिए कि भले मतलब जितना हो उतना वो नहीं एडजस्ट करना चाहिए, बट मेहनत करके अपने आप से कुछ भी लेना चाहिए। ये बिल्कुल। मैं सही है। जी। तो मतलब ये कंपटीशन, आपको पता है कि इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते हैं, जब कंपटीशन होता है, तो जब आपने पार्टिसिपेट किया था तब क्या सोच के कि मतलब आपको उसे विन करने के लिए या आपको स्टोरी शेयर करने के लिए, आपने जब देखा कि ये कंपटीशन है तो पहले क्या सोचा कि आपको क्यों इसमें पार्टिसिपेट करना है? मैंने इसको एक ट्रिब्यूट माना पहली बात अपनी मम्मी के लिए। लास्ट ईयर आपको याद होगा हम्म। कि मैंने जो अपनी पहली पुस्तक आपसे प्रकाशित करवाई थी, नारीमन एक रहस्य, और वो मदर्स डे वाले दिन ही मुझे मिली थी, और मैंने उसे अपनी मम्मी को डेडिकेट किया था। है ना। तो इस साल, अब हर साल तो मैं अपनी एक बुक लिख के अपनी मम्मी को डेडिकेट नहीं कर सकती, इतनी भी लायक नहीं हो गई। तो मुझे ये एक मौका मिला कि मैं उन्हें एक ट्रिब्यूट दे सकूं, मैं उनके बारे में लिख सकूं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, वो उसको पढ़ें। आपने जो डाला उसके अलावा हम्म। मैंने उसको कॉल पे भी शेयर किया। तो एक हैप्पीनेस जो मेरी खुद की, और एक हैप्पीनेस जो मैंने अपनी माँ को दी, कि उन्हें उन्होंने मुझे ये कहा, अरे तुम ये क्या करती हो, तुम इतनी तारीफें मेरी कर रही हो, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने कहा लोग आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, ये आप एक बहुत अच्छी माँ रही हो। तो लोग को ये नहीं सोचेंगे कि आपने मेरे साथ कुछ बुरा किया और मैं आपके लिए ये लिख रही हूँ। तो आपने मेरे जीवन में जो खुशियां लाई हैं, उसको अगर मैं दुनिया को बता सकूं, या आज अगर मेरे बच्चे मुझे कभी जिंदगी में ये कहें कि माँ तुम एक अच्छी माँ हो, तो वो माँ बनने के पीछे मेरी माँ अच्छी थी, उनसे मैंने सीखा है। तो ये एक जर्नी है जो एक माँ अपने बच्चे को देती है। तो कोई भी कहता है ना कि आप कैसे पेरेंट्स हैं, तो ये आप कैसे पेरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं आपके बच्चे कैसे पेरेंट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं झलकेगा जरूर। आप जिस तरह से अपनी फैमिली लाइफ को जीते हैं, आपके बच्चे उसे और बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन उससे एक लेवल नीचे कभी नहीं जाएंगे। तो ये चीजें आप अपने बच्चों को गिफ्ट करते हैं, तो आपने ये मुझे गिफ्ट किया है, और उस गिफ्ट को मैंने हम्म। सिर्फ दुनिया के साथ शेयर किया है। तो ये सिर्फ एक ट्रिब्यूट था। और दूसरी बात, आपके साथ जुड़ने का कोई मौका मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, आपके पब्लिकेशन के साथ जुड़ी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि एक भी मौका मैं छोड़ती हूँ या मुझे छोड़ना चाहिए।
तो ये दो बढ़िया चीजें थी, आपके साथ जुड़ना और अपनी माँ के लिए कुछ अच्छा लिख पाना। तो दोनों ही चीजें थी, बहुत मोटिवेशन मिला। बहुत अच्छा। और जब मैंने देखा कि ये स्टोरी राइटिंग का था, बट फिर भी आपने उसमें पोएम डाला, और बहुत अच्छा लगा जब हम ऐसी स्टोरीज पढ़ते हैं और वो हमने बताया था कि रियल इंसिडेंट होना चाहिए, ताकि हमें फील हो, माना कि उसमें कम पार्टिसिपेंट है, बट सच में वो सारे जो फोटोज वीडियोज उसको मैंने खुद एडिट किए, खुद फीचर किए, तो इतना अच्छा लगा, सब अपने मदर्स के साथ इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो मुझे तो लगा कि बहुत अच्छा कंपटीशन था, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। और आपको मतलब ऐसा क्या लगता है कि अगर हमें फ्यूचर में अगर कुछ कंपटीशन या उसमें कोई चेंजेस करने हो या सुधार करने हो, तो हम क्या अच्छा या बेटर कर सकते हैं? आपके पास कोई सजेशन है कि हम आगे जाके कुछ कंपटीशन या कैसे कंडक्ट करें, जिससे हम और भी राइटर या नॉन राइटर को भी हम अपनी स्टोरी हम दूसरों के साथ शेयर करने का चांस दे? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ये जो स्टोरी थी ये खाली आपके ब्लॉग्स पे थी, ठीक है। तो अगर ये आपके हम्म। सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी होती, मान लीजिए आपने इसको अपने फेसबुक पे भी हम्म। शेयर किया होता, तो देन हम भी उसे अपने फेसबुक हाँ। पे आपके वॉल से शेयर करते। तो इससे ओके। आपका भी प्रमोशन होता और हमारी भी चीजें कि कहाँ से ये चीजें डेडिकेट होकर के आ रही हैं, अभी हम आपको टैग कर रहे हैं, लेकिन फिर हम आपको हम्म। अपने वॉल पे शेयर करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब भी और हम फेक का कोई काम करते हैं, तो हमें अपने हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उतना ही प्रमोट करना चाहिए। और जैसे अभी, जैसे अब हम लोग हम्म। इंटरव्यू करते हैं, तो आपने इंटरव्यू लिया, अब आपका इंटरव्यू या मेरा जो इंटरव्यू आपके वॉल पे है, तो वो सिर्फ आपके वॉल पे है। अगर इससे हम इस तरीके से टैग कर पाए, अगर इफ पॉसिबल, कि आपके और मेरे यूट्यूब दोनों पे हम्म। दिखे, तो मुझे लगता है कि ये हम दोनों के लिए हम्म। इक्वली, या इसके कुछ पीसेस, कुछ चीजें आप हमें भी दें, तो हम उसे शेयर कर सकते हैं अपनी वॉल से, कि हाँ आप यहाँ पर जाकर के ये चीजें देखें। क्योंकि हम जब डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, हम डाउनलोड नहीं कर पाते, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो ये चीजें कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ चीजें होनी चाहिए। हाँ, ये इंटरव्यू वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ही बढ़िया है। रही बात प्रमोशंस की, तो हमेशा कुछ भी नई नई जो भी कंपटीशंस लाते हैं, वो एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, एक चीज जो मुझसे लोगों ने कही, और अगर मैं इसे यहाँ पर शेयर करूँ, तो जैसे हम लोग amazon पे बिल्कुल। बुक्स बेच रहे हैं या मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बुक बेच रहे हैं, हमारी बुक्स का रेट तो जेन्यून है, सब कुछ जेन्यून है। लेकिन जब लोग उसे परचेस करना चाहते हैं, तो जो हमारे कुरियर चार्जेस दिखते हैं उसके ऊपर अलग से, तो वो काफी ज्यादा दिखते हैं। हम्म। तो लोगों को बहुत ही क्वेश्चन आता है कि अरे आपकी बुक तो 200 की है, अब उस पर क्या मुझे 85 रुपीज कुरियर चार्जेस देने होंगे? क्या ये जेन्यून है? हम्म। और अगर हम प्राइम मेंबर हैं तो भी हम दे रहे हैं, क्योंकि प्राइम मेंबर होने पे तो हम बड़ी से बड़ी चीज भी मंगाते तो फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। इससे हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते कि ये उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाए प्राइस में ही, या कुछ भी हो कि ये अलग से ना दिखे? अगर इसका कोई उपाय आप कर सको, तो मुझे लगता है कि शायद इससे पब्लिकेशन की परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेटर होगी। क्योंकि वो अगर जैसे हम भी मंगाते हैं तो हमारे पास में भी अलग से, तो एज अ राइटर तो हमने मंगाया, हमने कुरियर चार्जेस दे दिए, हमें पता है। लेकिन जो एक जनरल पर्सन जिसे हम कहेंगे प्लीज हमारी बुक परचेस करो, उसे लगता है अच्छा बुक तो आपकी परचेस कर ली यार, इतने कुरियर चार्जेस है, इससे अच्छा तो आप ही मंगा के एक बार में दे दो। ये वाला जो पॉइंट हाँ। आता है। और एज अ राइटर, जैसे अगर हमने मान लीजिए कि हमारे साथ 15-20 लोग जुड़े, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप मंगा के देते, तो अगर हमने आपसे वो 20 कॉपी खरीदी, तो उससे भले आप रॉयल्टी भी मत वो करो, लेकिन हमारी चीजों के साथ अगर उनको इंक्लूड करो कि मतलब हमारी इतनी कॉपीज बिकी, तो वो मुझे लगता है कि एक राइटर का सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा होगा एज अ राइटर। हम्म। मैं मुझे पता नहीं है कि मैं अभी यहाँ पर ये बात बोल सकती हूँ कि नहीं, लेकिन मतलब आपने पूछा तो मैंने अपना व्यू दिया। डेफिनेटली। जी। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा हुआ आपने पूछा। वैसे भी मैं ये बताने ही वाली थी। अब वैसे तीन ऑप्शन होते हैं, पहले तो मैं डिलीवरी चार्ज का बता दी हूँ।
तो डिलीवरी चार्ज में तीन ऑप्शन रहता है कि अगर आपको फ्री डिलीवरी चार्ज करना है तो जितना आपका एमआरपी है उसके ऊपर सपोज कि 75 डिलीवरी चार्ज पर बुक लग रहा है, तो वही हम एमआरपी में इंक्लूड कर दे। सपोज 200 की बुक है तो उसको 275 में बेचेंगे, और उसमें से फ्री डिलीवरी ही लोगों को फ्री डिलीवरी दिखेगा, लेकिन हाँ, लोगों सेवेंटी को फाइव देखिए, रुपीज हाँ। आपकी रॉयल्टी में से कट होगा। तो ये एक ऑप्शन है कि जिसमें रॉयल्टी से कम होगा, ये कर सकते हैं। बट मेरा ऐसा एक्सपीरियंस और ऐसा मेरा मानना भी है कि जिनको बुक लेनी है ना, वो ऐसे रीजन नहीं बताएंगे कि इसके डिलीवरी है। माना डिलीवरी चार्ज का बहुत लोग बोलते हैं, बट हर चीज का डिलीवरी चार्ज होता है, उसमें मैं खुद भी कुछ नहीं कर पाती हूँ। इनफैक्ट मेरी भी दो बुक पब्लिश हुई है, तो उसमें भी डिलीवरी चार्ज, मैं भी अगर किसी की बुक लेती हूँ तब डिलीवरी चार्ज देके ऐसा मन होता है कि ये डिलीवरी चार्ज नहीं होना चाहिए। बट वो ऐसा ही है कि हम ऐसे पैसे ले या वैसे पैसे ले, पैसे तो कस्टमर को ही देने पड़ेंगे। तो मैं समझती हूँ उसको अलग रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना कोई सोचेगा इतने की कोई बुक कैसे सेल कर रहा है, इतने का वो है ऐसा। तो अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली, कोई भी ऐसा चाहते हैं तो हम फ्री डिलीवरी ऑप्शन रख सकते हैं, जिसमें एमआरपी में ही हम डिलीवरी चार्ज इंक्लूड कर देंगे, और जो भी आपका रॉयल्टी कैलकुलेशन होगा उसमें से 75 अलग से माइनस हो जाएगा जो डिलीवरी का होगा। और दूसरा ऑप्शन ऐसा होता है कि मतलब उसमें हम डिलीवरी चार्ज 75 की जगह 40 या कुछ कम कर सकते हैं। तो उसमें उसमें भी रॉयल्टी 25 या 20 रुपीज आपके रॉयल्टी में से कट होगा, बट जो सामने वाला है उसको डिलीवरी चार्ज 30-40 रुपीज, मतलब कम डिलीवरी चार्ज दिखेगा। और ये थर्ड वाला तो अभी जो चल रहा है कि 75 वाला, अभी भी हमारी बहुत सारी बुक्स में फ्री डिलीवरी ऑप्शन है, बट उसमें रॉयल्टी उसमें से ही निकालते। और ऐसा प्राइम मेंबरशिप वो सब ऐसा होते हैं कि सारे पब्लिशर जो फ्री में डिलीवरी चार्ज देते हैं, तो उसका यही रहता है कि मतलब वो लोग एमआरपी में या तो वो ऑथर को रॉयल्टी नहीं देते। पहली बात तो ये होता है कि ज्यादातर लोग रॉयल्टी नहीं देते, और उनकी कुछ लोगों को सिर्फ अपनी बुक का प्रमोशन चाहिए कि मुझे उसमें से कुछ मार्जिन नहीं चाहिए, मैं ही पब्लिशिंग का पैसा दूंगी एज एन राइटर, मैं ही खुद सब दूंगी। तो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि कोई भी ऑथर को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता है लिखने को। आपको पता है कि 3 बुक पर हमें खुद ही पैसे देने पड़ते हैं, खुद ही प्रमोशन करना पड़ता है, खुद ही लोगों को बोलना पड़ता है कि हमारी बुक्स ले। और उसमें से अगर हम 20-30 रुपए का भी मार्जिन ना रखे तो वो तो फिर वो कुछ मायने नहीं रहता है, हम भगवान कोई को भी मतलब नहीं। प्रसाद चढ़ाते हैं। तो हाँ, तो थोड़ा तो हमें एज अ राइटर मिलना ही चाहिए। वो नाम नाम वो सब अलग की बात है। तो वही सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है कि आप ऐसे पैसे ले कि वैसे, वो सबका सेम ही रहता है। वो मैं आपको व्हाट्सएप में भी बता दूंगी कि उसका कैसे स्ट्रक्चर होता है, फ्री डिलीवरी ऐसा। और दूसरा आपने बोला था, क्या बोला था दूसरा सजेशन? यही कि मतलब आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सारी चीजों को प्रमोट करो, और जैसे यूट्यूब पे भी हाँ, है तो हमें भी टैग करो। डेफिनेटली हाँ। ये ये यूट्यूब, जी, ये इंटरव्यू वाला वही अभी हम आगे थोड़े टाइम में वही करेंगे कि जो यूट्यूब की इंटरव्यूज होते हैं उसको शॉर्ट फॉर्मेट में डालेंगे। बिकॉज वैसे भी ये जो लॉन्ग वाले होते हैं बहुत कम देखने को मिलता है, तो शॉर्ट्स में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ताकि जो सामने वाला भी देख रहा है उनको ऐसा, मतलब बहुत सारी इंटरव्यू में तो बहुत सारी बातें होती है, बट जो मेन सामने वाले के लिए इम्पोर्टेंट है वो वाला हम डाल सकते हैं। कि जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी पोएम डाला था, तो ऐसा शॉर्ट करके डाल सकते हैं, बट वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस और बहुत चार्जेबल होता है, इसीलिए अभी हम स्लोली कर रहे हैं, बट डेफिनेटली वो करेंगे। और ये फेसबुक में स्टोरी डालने का भी आपने अच्छा आइडिया दिया कि हम उसमें भी डाल सकते थे, बट उसमें ऐसा था कि हम सारे प्लेटफॉर्म पे डालेंगे ना तो फिर इंस्टाग्राम में लिंक ओपन नहीं होती है, और कई बार इंस्टाग्राम में वर्ड लिमिट होती है कि इतने वर्ड से ज्यादा कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए फिर हमने जो रील प्रमोशन इसीलिए किया था कि नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दे, ताकि जिनको भी स्टोरी पढ़नी है वहां जाके पढ़ सकते हैं। बट डेफिनेटली वो भी हम ट्राई करेंगे। तो आपके सारे सजेशन को हम फ्यूचर में अप्लाई करेंगे।
और बहुत अच्छा लगा कि आपने पहले तो इसमें पार्टिसिपेट किया और उसके बाद भी आप हमेशा रेडी रहते हैं एसजीएसएच के साथ कोलैबोरेट होने में, फिर वो बुक्स हो, कंपटीशन हो, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। स्प्रेड गुडनेस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो हमें भी सब कुछ इतना अच्छा मिलता है तो फिर उसके बदले में हम जुड़ना ही चाहेंगे, क्योंकि चाहे कितने भी पब्लिशर्स देते हो, चाहे बिल्कुल। जो भी, जो आप हो वो कोई और नहीं है। तो इसलिए हम जिसके साथ जुड़े हैं, हम बस उसी के डेफिनेटली। साथ, जैसे आप हमारे साथ लॉयल हो उतने ही लॉयल हम आपके साथ बन के रहना चाहते हैं। तो नेक्स्ट, मैं अपनी नेक्स्ट वही बुक के हर लिए फिर देखूंगी मतलब कि आप। हर किसी का अपना वो होता है और धीरे धीरे बहुत अभी तो चेंजेस मुझे खुद ही लगता है कि बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। डिलीवरी टाइम भी बहुत ज्यादा है, बट उसमें हाँ, बहुत बहुत सारी ज्यादा। चीजें रहती है कि अगर हम बहुत सारी बुक प्रिंट करके रखेंगे तो उसका जो क्वालिटी है ना वो अच्छा नहीं रहेगा। मतलब कोई बायर खरीदता है वो भी इतने पैसे दे के, तो उनको फ्रेश बुक मिलनी चाहिए, इसीलिए हम नॉर्मली प्रिंट ऑन डिमांड रखते हैं। हम एक भी कॉपी ज्यादा प्रिंट नहीं रखते हैं, बट वो स्लोली धीरे धीरे हमें कुछ चेंजेस करने होंगे जिससे पब्लिकेशन और ऑथर सबको फायदा हो। बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है ये चीजें, ठीक है क्योंकि मैम। डिलीवरी टाइम भी जब ज्यादा दिखाता है तो लोग बोलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ये है दो तीन चीजें, स्लोली डेफिनेटली हम उसको अप्लाई करेंगे। ओके, स्प्रेड गुडनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस, थैंक यू। थैंक यू सो ओके। मच।